आज के हमारे इस नए वीडियो में जो है आधुनिक भारत से मैसूर राज्य के संबंध में हम लोग इसमें पढ़ेंगे तथा इसमें पढ़ेंगे कि मैसूर पर अंग्रेजों द्वारा जो कई आक्रमण किए जाते हैं जिसे हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे जहां से जो प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको कैसे एक बेहतर ढंग से चार्ट वाइज प्रिपेयर करके उसे याद करेंगे और मैसूर का क्या रहा था बैकग्राउंड और क्या रही इंपॉर्टेंस इस आधुनिक भारत के प्रारंभिक इतिहास में, तो उसको हम लोग समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक के जो वीडियोस आपको आए हैं आधुनिक भारत से वो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और निश्चित रूप से उससे लाभ मिल रहा होगा। तो आप ऑब्जेक्टिव सेशन भी जरूर बनाएं, सब्जेक्टिव को पढ़ें और ऑब्जेक्टिव को बनाएं, काफ़ी लाभ होगा। सब्जेक्टिव के लगभग 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के बाद मैं एक ऑब्जेक्टिव सेशन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर देता हूं जहां से आप ऑब्जेक्टिव बना पाते हैं, तो उसे ज़रूर आप देखें। उम्मीद करते हैं कि उन सब से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग मैसूर क्षेत्र के विषय में जानेंगे और यहाँ से जो हैदर अली और टीपू सुल्तान से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक समझ की चीज़ें। यदि भारत के इस दक्षिणी भाग को देखें तो क्या होता है, जब दिल्ली में मुगल वंश का शासन चल रहा था उसी क्रम में दक्षिण में कुछ अन्य शासन जो है उभर करके सामने आए थे, जिसमें से एक शासन आपको देखने को मिलेगा विजयनगर और बहमनी। विजयनगर बहमनी जहां साउथ में शासन कर रहे थे, वहीं नॉर्थ में जो था वो मुगल सत्ता का शासन था। हालांकि बाद में मुगलों का प्रसार दक्षिण में भी होता है। विजयनगर और बहमनी के बीच 1565 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे आप लोग जानते होंगे, तालीकोटा का युद्ध। इसे याद रखेंगे दोस्तों, कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, विजयनगर और बहमनी के बीच। इसमें विजयनगर का पतन होता है और इस पतन के बाद साउथ इंडिया में कई छोटे छोटे राजवंश उभर करके आते हैं, जिसमें से एक था यही कर्नाटक क्षेत्र में, जिस कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से ही जाना जाता है। तो ये मैसूर क्षेत्र का जो एक नया क्षेत्र उभर करके आता है एज एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर करके आता है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के दौरान। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी है। दिल्ली में उस समय क्या चल रहा था, साउथ में उससे पहले क्या चलता था। तो विजयनगर और बहमनी 2 साम्राज्य थे साउथ में, जिससे टूटने के बाद ही ये मैसूर क्षेत्र का उद्भव हुआ था। अब आते हैं मैसूर क्षेत्र में क्या होता है, इसके संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैसूर में जब ये एक स्वतंत्र शासन की स्थापना होती है तो एक वंश आता है जिसका नाम है वाडियार वंश। वाडियार वंश और वाडियार वंश का शासन जो है मैसूर में स्वतंत्र रूप से शासन के रूप में चलना शुरू होता है। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम निकालेंगे कि एक तो आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है मैसूर में किस शासन शक्ति का प्रारंभ होता है एज ए शासक के रूप में, तो वाडियार वंश का प्रारंभ होता है। और वाडियार वंश के ही एक शासक थे जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज। इस वाडियार वंश के शासक के शासन काल में 2 सेनापति आपको देखने को मिलेंगे। एक सेनापति का नाम था नंदराज और दूसरे का नाम था देवराज। ठीक है, ये नंदराज एवं देवराज, इनके नियंत्रण में ही ये मैसूर शासन चल रहा था। इसी समय एक घटना होती है कि एक हैदर अली नाम का सिपाही नंदराज की सेना में शामिल होता है। हैदर अली आपने पढ़ा भी होगा, नाम सुना भी होगा। हैदर अली जो है वह एक सिपाही के तौर पे नंदराज की सेना में शामिल होता है और धीरे धीरे करके नंदराज को काफ़ी सपोर्ट करता है ताकि मैसूर की शक्ति को बढ़ाया जा सके। नंदराज धीरे धीरे सिपाही से बढ़ते हुए एक अधिकारी के पद तक पहुंचता है और इस क्रम में उसकी एक प्रमुख भूमिका रहती है जिसको आप लोग पढ़ेंगे कि 1755 ईस्वी में एक डिंडीगुल जगह था, एक जगह का नाम है डिंडीगुल। डिंडीगुल में फ्रांस के सहयोग से एक शस्त्रागार का निर्माण करते हैं। वो एक शस्त्रागार बनाते हैं 1755 में डिंडीगुल में और ये कुछ उसके कार्य रहते हैं। लेकिन एक समय आता है 1760 में वो नंदराज की हत्या करके खुद ही जो है वो मैसूर का शासक बन जाता है।
तो यहाँ 2 पॉइंट आपको देखने हैं मुख्य रूप से कि वाडियार वंश का स्थापना होता है जब मैसूर के क्षेत्र में, तो एक चिक्का कृष्णराज के समय 2 प्रमुख सेनापति आपको दिखाई देते हैं, नंदराज और देवराज। बाद में नंदराज की सेना में हैदर अली के शामिल होने के बाद हैदर अली की शक्ति बढ़ती जाती है, नंदराज की शक्ति बढ़ती जाती है, लेकिन 1760 ईस्वी में हैदर अली द्वारा नंदराज की हत्या करके एक मैसूर में स्वतंत्र शासक के रूप में वो खुद सामने आ जाता है और मैसूर का शासक बन जाता है। इसके बाद कुछ अन्य घटनाएं होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे हैदर अली के समय में ये मराठा, अब मराठा के संबंध में इस मैप पे देखें तो कर्नाटक के ऊपर वाला भाग जो था वो मराठा का था, और ये वाला भाग जहाँ पहले ये विजयनगर और बहमनी का क्षेत्र बताया जाता है, यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम आ जाते हैं, यहाँ पे निज़ाम और यहाँ मराठा, ये दोनों चिंतित थे कि मैसूर की शक्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है। और दूसरी ओर सबसे ज़्यादा चिंतित थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे और दक्षिण भारत चूंकि दोनों तरफ से समुद्री तटीय क्षेत्र था, और अंग्रेज अपने शक्ति का विस्तार इसलिए भी दक्षिण भारत में चाहते थे क्योंकि वे समुद्री मार्ग से ही भारत से ढेर सारा जो सामान या पैसा था वो लेकर के अपने यूरोप में लेके जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये समुद्र तटीय क्षेत्रों पर वे अधिकार जमाना चाहते थे। ऐसे में उनके सामने एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में उभर करके आया था मैसूर, और इस मैसूर को वो पराजित करना चाहते थे। इस क्रम में पूरे मराठा, मैसूर, निजाम और अंग्रेजों के बीच एक अलग तरह की गुटबंदी होती रही और 4 आंग्ल मैसूर देखने को आपको मिलेंगे। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में क्या परिणाम निकला और क्या रही इसकी विशेषता, ये तो हम एक चार्ट में देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हैदर अली के बारे में थी। हैदर अली के बारे में 1-2 पॉइंट और देख सकते हैं कि 1722 में उसका जन्म हुआ था और 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। 1722 में उसका जन्म हुआ था और 1782 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 में शासक बनता है हैदर अली की मृत्यु के बाद, और 1799 तक शासक बना रहता है, क्योंकि 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद हो जाएगा बहुत आसानी से कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। ये IB में हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर आपको ये शासनकाल बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि 1782 में उसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पे आता है, मैसूर का शासक बनता है और 1799 तक शासक बना रहता है। इस क्रम में टीपू सुल्तान से जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक थे थॉमस मुनरो, जिसने टीपू सुल्तान के नीतियों को देखते हुए, उसके नए नए प्रयोगों को देखते हुए उसे अशांत आत्मा की संज्ञा दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान जो है एक आत्मविश्वासी शासक है और वह जो है अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जब टीपू आता है तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध तक वह गद्दी पर बना रहता है। हालांकि वह अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाता है और वह मारा जाता है, युद्ध में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस बीच की 2-3 घटनाएं हैं जहां से उसके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम लोग टीपू, इधर हैदर अली, उधर टीपू देख लेंगे, फिर हम लोग आएंगे आंग्ल मैसूर युद्ध को एक चार्ट के रूप में देखेंगे। तो टीपू सुल्तान से जुड़े हुए 2-3 और घटना देख लेते हैं। 1787 याद रखेंगे, 82 में वो शासक बनता है और 1787 में वो खुद को बादशाह घोषित करता है।
इससे पहले जो हैदर अली बना था वो शासक तो बनता है लेकिन कभी बादशाह घोषित नहीं करता है। लेकिन मैसूर के जो शासक टीपू सुल्तान बनते हैं वो 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं तथा वह जो फ्रांसीसी सैनिकों का एक अड्डा था उन्होंने टीपू से आग्रह किया कि मैं जैकोबिन क्लब, तो जैकोबिन क्लब के बारे में आपको एक पॉइंट आपको याद रखना है। जैकोबिन क्लब का स्थापना जो है वो मुख्य रूप से श्रीरंगपट्टनम, जो कि राजधानी थी मैसूर की श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे जैकोबिन क्लब बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो फ्रांस के सैनिकों का एक समूह था जिसमें शामिल हुआ था टीपू सुल्तान। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है सीधा सीधा बनता है, जैकोबिन क्लब जो है फ्रांस के सहयोग से किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था टीपू सुल्तान ने। और कहाँ बनवाया था? तो श्रीरंगपट्टनम जो थी राजधानी मैसूर की। इसके अलावा वहीं पे उसने जो है एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष। और तो ये था दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक तरफ जो है वाडियार वंश आता है, फिर उसमें हैदर अली किस प्रकार से एक शासक के रूप में उभरता है और धीरे धीरे करके मैसूर के एक शक्तिशाली शासक के रूप में बन जाता है। और इसके शासक बनने के क्रम में निज़ाम और मराठा दोनों चिंतित थे, साथ ही साथ अंग्रेज चिंतित थे। नतीजा ये होता है कि इन सब के गुटों के साथ एक मैसूर युद्ध शुरू होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध। और इनकी संख्या कितनी है? तो 4 आंग्ल मैसूर का मतलब एक तरफ अंग्रेजों की सेना और एक तरफ मैसूर की सेना से है। फिर बाद में हम देखते हैं कि जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो शासक के रूप में उभर करके आता है कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के संबंध में कुछ 2-4 बेसिक पॉइंट थे जिसे हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे एक चार्ट के रूप में कि किस तरह से जो है आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चारों में आंग्ल मैसूर युद्ध क्या कारण रहे, कब हुआ और किस प्रकार की संधि इसमें की गई और क्या रही विशेषता। तो आइए देखते हैं इस चार्ट के थ्रू से। आइए दोस्तों, तो अब हम लोग ये चार्ट के थ्रू देखते हैं जो हमने पढ़ा है अभी आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जब मैसूर के शासक बनते हैं और उसी समय दक्षिण भारत की स्थितियां क्या थी? तो मराठा थे, निज़ाम थे, अंग्रेज थे और मैसूर थे। तो इन सभी चारों से गुथे हुए इस आंग्ल मैसूर युद्ध से कई प्रश्न बनते हैं और कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, हम लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इस चार्ट के माध्यम से ताकि हमें याद भी हो जाए आसानी से और ऐसा याद हो कि फिर ऑब्जेक्टिव आए तो छूटे नहीं। तो चलिए इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। हालांकि इसके जो प्रारंभिक 2 जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो हैदर अली के समय होते हैं और जो लास्ट के 2 हैं वो टीपू सुल्तान के समय होते हैं। तो जो इसमें पॉइंट्स हैं उनको कैसे मैंने एडजस्ट किया, तो पहले मैंने बताया है युद्ध, कितने युद्ध हुए, फिर वर्ष, किन वर्षों में इसका युद्धों का आयोजन हुआ या आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, फिर संधि, युद्ध के बाद जो संधियां हुई वहां से प्रश्न आते हैं, और विशेष दैट मीन्स कि इस युद्ध के दौरान कौन सी ऐसी बातें रही जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। और फिर हम देखेंगे गवर्नर, जो ब्रिटिश गवर्नर के काल में ये हुए थे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कभी भी चार्ट को पहले दोस्तों ऐसे पढ़ेंगे ऊपर से नीचे की ओर, फिर हम लोग पढ़ेंगे इस क्रम में। तो देखिए कितने आसानी से आप याद कर पाएंगे और मज़ा आएगा। आपको लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय और चतुर्थ। तो आंग्ल मैसूर युद्धों की संख्या है तो वो तो बिल्कुल याद है, 4 हैं। अब आते हैं इनके वर्ष को देखते हैं। वर्ष भी याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से भी कई बार मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्ष भी आराम से याद कर सकते हैं। 1767 से 1769 पहला जो है आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा हुआ था 1780 से 1784। तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799। तो दोस्तों इसको एक बार ऊपर से नीचे के क्रम में आप रिकॉल करेंगे। चलिए रिकॉल करते हैं। 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 टू 1792 और लास्ट 1799। ये 4 जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे इनके डेट आसानी से याद हो जाएंगे। 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। ये 4 आंग्ल मैसूर के युद्ध हमने याद किया। अब आते हैं इसके संधि के क्रम में।
आंग्ल मैसूर युद्ध के क्रम में प्रारंभिक 3 युद्धों में संधि होती है और चौथे में संधि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीपू सुल्तान है वो मारा जाता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और फिर उसके बाद पूरी तरह से जो ये वंश था वो समाप्त हो जाता है टीपू सुल्तान का। तो आइए, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि होती है उसका नाम है मद्रास की संधि, और कब होगी? तो जिस वर्ष युद्ध अंत होगा उसी वर्ष होगा। तो 1769 में एक संधि हुई थी जिसको हम जानते हैं किस नाम से? मद्रास की संधि। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में एक संधि होती है जिसका नाम है मंगलोर की संधि, ये कर्नाटक में पड़ता है, और ये 1784, ये लास्ट 84 में। और तीसरे में होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, यही श्रीरंगपट्टनम जहाँ पर राजधानी थी टीपू सुल्तान के वो मैसूर वंश का। तो ये 1792, क्योंकि यहाँ पे लास्ट हो रहा है 1792 में। तो आइए इसको याद करते हैं, इसको बहुत आसान है याद करना। MMS बनाना है, एक MMS वीडियो आप देख रहे हैं, तो MMS है मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब चूंकि MM 2 है तो कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसको भी आसान कर लेंगे। मद्रास छोटा वर्ड, मंगलोर बड़ा वर्ड। तो पहले छोटा वर्ड वाला M आएगा, दूसरा बड़ा वर्ड वाला M आएगा, और तीसरे में तो S है ही। तो क्रम याद हो गया होगा दोस्तों। पहले में मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलोर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगर बात ईस्वी के कन्फ्यूजन की है तो पहले मैसूर युद्ध का समापन होता है 1769 में, तो पहला संधि होगा 1769 में। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसकी समाप्ति होती है 1784 में, तो इसलिए मंगलोर की संधि होगी 1784 में। और तीसरा जो संधि है वो है श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि युद्ध समाप्त होता है 1792 में, इसलिए ये संधि हुई थी 1792 में। तो उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट का ये पोर्शन और ये पोर्शन याद हो चुके हैं। अब बस बचे हैं 2। अब आते हैं हम लोग इस क्रम में। तो आते हैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो इस क्रम में हुआ, तो क्या थी इसकी विशेषता, क्या है इसमें? तो यह स्थिति वह थी जिस समय दक्षिण भारत में मैसूर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक महत्वाकांक्षी शासक के रूप में हैदर अली काफ़ी प्रतिभाशाली और आगे बढ़ने वाला शासक था। इस बात से जहां एक ओर अंग्रेज चिंतित थे, वहीं दूसरी ओर मराठे और निज़ाम भी चाहते थे कि कहीं न कहीं मैसूर की शक्ति पर विराम लगे। नतीजा ये होता है कि प्रारंभ में अंग्रेज, मराठों और निज़ाम के बीच एक संधि होती है कि मैसूर के साथ युद्ध लड़ा जाए। अब मैसूर का पलड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति का परिचय देते हुए मराठों को क्षेत्र देने के और कुछ पैसे देने के लालच में तथा निज़ाम को क्षेत्र देने के लालच में अपनी ओर मिला लिया। नतीजा ये होता है कि अंग्रेज अकेले पड़ जाते हैं और बाद में निज़ाम, मराठों और हैदर के पूरे ग्रुप से अंग्रेज जो है वो हार जाते हैं, और हारते हैं, हैदर अली की जीत हो जाती है, और फाइनली हारे हुए अंग्रेजों के साथ एक संधि की जाती है जिसका नाम क्या था? मद्रास की संधि। वास्तव में हैदर अली अपनी सेना के साथ मद्रास क्षेत्र तक पहुंच गया था। यह एक अपमानजनक संधि थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वही अंग्रेज, जस्ट आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में अभी जस्ट उसने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी अंग्रेजों ने, और यहाँ पर एक हैदर अली शासक से वो हार जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा अपमान का घूंट था अंग्रेजों के लिए, और यह कहा भी जाता है कि यह पहला वह सुल्तान था हैदर अली जिसने अकेले अपने दम पर अंग्रेजों को प्रत्यक्ष रूप से पराजित किया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि यहाँ अंग्रेज हार जाते हैं और हैदर अली की विजय होती है। विजय के बाद होती है संधि, मद्रास की संधि, और इसमें तय किया जाता है कि जो क्षेत्र जिसके हैं वो दे दिए जाएं, तथा जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो आप मदद करेंगे। अर्थात हैदर अली यदि किसी से युद्ध करता है तो अंग्रेज को उसकी मदद करनी होगी। तो ये संधि के साथ ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का मेजर पॉइंट। यहाँ पे बात करें गवर्नर का, तो इस समय कोई गवर्नर नहीं है, क्योंकि भारत में गवर्नर का सिलसिला इसके बाद शुरू होगा। इस समय वो क्लाइव थे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रश्न नहीं बनेगा। आ जाइए, अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की ओर, जो कि 1780 से 84 के बीच हुआ था। तो क्या हुआ था इसमें? अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन, ये मेन कारण था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। जब मराठों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ 1771 में, तो अंग्रेजों से मदद की उम्मीद लगा के बैठे थे मैसूर, क्योंकि संधि के अनुसार
अंग्रेज़ों को मदद करनी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने मदद नहीं की। नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के बीच खटास की स्थिति बनने लगी। हद तब हो जाती है कि फ्रांसीसियों को जो बंदरगाह मैसूर द्वारा दिए गए थे, उन बंदरगाहों पर भी अंग्रेज़ द्वारा आक्रमण करके हथियाने का प्रयास किया जाने लगता है। नतीजा ये होता है कि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच युद्ध एकदम अवश्याम भी हो जाता है। नतीजा ये होता है कि अंग्रेज़ी सेना और मैसूर की सेना के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इस बार अंग्रेज़ों ने चालाकी दिखाई और मराठा और निज़ाम को अपनी ओर मिलाने में सफल रहे। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ी सेना की ओर से आयरकूट, ये वही आयरकूट है दोस्तों जो आपने कर्नाटक के युद्ध में भी पढ़ा था, तो आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना आई और इधर पोर्टा नोवा का एक युद्ध हुआ। इसी पोर्टा नोवा के युद्ध में हैदर अली पूरी तरह से घायल हो जाता है और घायल होने के बाद 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखना है। संधि के उल्लंघन के कारण युद्ध शुरू होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पे कौन करता है, तो आयरकूट करता है। पोर्टा नोवा का एक युद्ध होता है जिस युद्ध में हैदर अली घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु 1782 में अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद टीपू, जो उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, वह नेतृत्व संभालता है और किसी तरह से 2 वर्ष तक इस युद्ध को जारी रखता है। नतीजा होता है लगभग बराबरी पर युद्ध समाप्त होता है और युद्ध के समाप्ति के बाद एक संधि की जाती है जिसका नाम क्या है, मंगलोर की संधि। यहाँ पर अगर मान के चले तो ना तो टीपू की पूर्णतः जीत होती है ना अंग्रेजों की, एक नॉर्मल कंडीशन में युद्ध को समाप्त किया जाता है और इस संधि का नाम पड़ता है मैंगलोर की संधि। और पढ़े ही थे, याद भी हम लोग ने कर लिया था। हाँ, अगर बात करें इस समय ब्रिटिश गवर्नर की, तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नर थे। उन्हीं के समय इन्हीं के द्वारा भेजा गया था आयरकूट को सेना का नेतृत्व करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि पहले के 2-3 पॉइंट और दूसरे में आंग्ल मैसूर युद्ध के 2-3 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध की। 1790 से 1792 के बीच में इस युद्ध का कारण टीपू को माना जाता है। कहा जाता है कि टीपू ने अपने सैन्य विस्तार की योजना बनाई क्योंकि वह अंग्रेजों को मैसूर से या दक्षिण से बाहर करना चाहता था। इस क्रम में उसने फ्रांस से तथा कस्तुनतुनिया और कई ऐसे देश जो भारत के बाहर थे उनसे सहयोग प्राप्त करना शुरू किया। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि फ्रांस या कस्तुनतुनिया तुर्की के क्षेत्र से जो है वो टीपू सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। नतीजा ये होता है कि टीपू और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में टीपू की हार हो जाती है। जहां ये पिछला वाला लगभग बराबरी पर ख़त्म हुआ था, यहाँ पर टीपू की हार हो जाती है और हार के बाद एक संधि की जाती है जिसे हमने क्या नाम दिया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 1792 में। अब टीपू को क्या होता है, यहाँ पे कई अपमानजनक संधि के तहत, इस संधि के तहत जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, इसके तहत बहुत कुछ देना पड़ जाता है। क्या देना पड़ जाता है, तो आधा राज्य देना पड़ जाता है, 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। उसके 2 पुत्र भी पकड़ लिए जाते हैं। इसके अलावा इनसे छीने गए राज्य में मालाबार और डिंडी गुल जो एक जगह था वो क्षेत्र भी इनसे ले लिए जाते हैं। बाद में इनके कुछ क्षेत्र जो है वो मराठा और निज़ाम को भी दे दिए जाते हैं। मराठा और निज़ाम को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो मराठा और निज़ाम भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमें जीत मिली है और हमने अपने प्रतिद्वंदी मैसूर को पराजित कर दिया है। यहाँ पर एक कार्नवालिस को, जो कार्नवालिस इस समय ब्रिटिश गवर्नर था, याद रखेंगे, पहले में वारेन हेस्टिंग्स है, दूसरे में कार्नवालिस है और तीसरे में वेलेस्ली है। ठीक है, यहाँ पर पहले में कोई नहीं है, दूसरे, तीसरे और चौथे की बात कर रहे हैं। तो कार्नवालिस ने यहाँ पर जब जीत दर्ज की तो एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद मराठा और निज़ाम को जो क्षेत्र देते हैं तो उसके बाद वो एक लाइन यूज करता है और बोलता है कि मैंने अपने मित्रों को इस संधि के द्वारा इस युद्ध के बाद अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने दुश्मन को बर्बाद कर दिया। तो यानी कहने का मतलब ये था कि उसने जो मराठा और निज़ाम को जो क्षेत्र सौंपे वो ऐसे क्षेत्र थे जो ज़्यादा उपयोगी नहीं थे। अतः मराठा और निज़ाम ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए इस युद्ध के बाद, बल्कि अंग्रेज़ों की ही शक्ति बढ़ी। और दूसरी ओर मैसूर जो एक बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता जा रहा था टीपू के नेतृत्व में, उसे वो समाप्त कर देता है।
तो ये प्रश्न आ सकता है कि किसने कहा था कि मैं अपने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया, लेकिन मैंने अपने दुश्मनों को अर्थात शत्रुओं को विनाश कर दिया। कॉर्नवालिस ने कहा था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। अब आते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ये होता है 1799 में। यहाँ 92 में जो संधि थी वो समाप्त हो चुकी है। 1799 में क्या होता है, तो एक तरफ जो है अपमान का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान योजना बना रहा होता है, फ्रांस से मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से फिर मुकाबला लेने के चक्कर में रहता है। दूसरी ओर इसी समय बेलेजली भारत में गवर्नर बनकर के आता है और भारत में गवर्नर जनरल के रूप में बेलेजली ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था सहायक संधि। याद रखेंगे दोस्तों, क्या योजना चलाई थी? सहायक संधि। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है सहायक संधि की योजना किसने चलाई थी। 1798 में योजना चलाई गई थी। इसके तहत उसने सहायक संधि की शर्तें जो है वो टीपू सुल्तान को भेजी, लेकिन चूंकि यह संधि अपमानजनक थी और साथ ही साथ इसके तहत वह उसके अधिकारों पर हनन जैसी थी, इसलिए टीपू सुल्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे नहीं स्वीकारा। नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं बेलेजली को एक अवसर मिल जाता है टीपू पर आक्रमण करने का। चूंकि वो तीसरे युद्ध के बाद ही बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसका साम्राज्य पूरी तरह से विखंडित हो चुका था। ऐसे में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई अंग्रेज़ों को टीपू को हराने में और टीपू रणभूमि में ही मारा गया और 1799 चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप यहाँ से 2 पॉइंट और याद कर लेना है कि इसी 1799 में मैसूर में सहायक संधि थोप दी गई। पहले उसने अपनाया नहीं, उसके बाद ये थोप दी गई। और जो प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि मैसूर में एक वंश था जिसका नाम था वाडियार वंश, इस वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क शासक को मैसूर का शासक बना दिया गया और टीपू सुल्तान और हैदर अली के जो वंशज आ रहे थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो यहाँ पर ये कर्नाटक युद्ध से जुड़े हुए पॉइंट थे। यहाँ पर एक लाइन और यूज कर सकते हैं जो है वेलेजली की, जिसमें उसने कहा है कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। जब वह टीपू सुल्तान को पराजित करता है और मैसूर को जीत लेता है और उस समय तक मराठा और निज़ाम भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, तो ऐसे में बेलेजली एक यूज करता है लाइन कि अब पूरब का साम्राज्य, दैट मीन्स कि इंडिया का क्षेत्र हमारे कदमों में है, अर्थात अब इंडिया को जीतना बहुत आसान है। तो ये पूरा का पूरा मैसूर युद्ध किस प्रकार से दक्षिण भारत के इतिहास में या भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते कदम की ओर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपने अभी तक जो देखा है उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा कितने आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, हमने इसका कार्यकाल देखा कि कब कब ये युद्ध लड़े गए, हमने एमएमएस देखा, एमएमएस मतलब यहाँ पे मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि देखा। हर युद्ध में जो कुछ विशेष चीज़ें थी उसको देखा। फिर हमने देखा कि इस दौरान जो है कुछ गवर्नर और गवर्नर जनरल जो बन करके आए, उसमें द्वितीय में यहाँ पर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आता है। पहले में कोई नहीं है, दूसरे में आते हैं हमारे वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस, चौथे में वेलेजली। तो इसको भी एक क्रम में याद कर लेंगे, दूसरे में वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस और चौथे में वेलेजली। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चार्ट पूरी तरह से आपके दिमाग में छप गया होगा।